जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री टाइमलाइन का तीसरा क्लास। इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास देख लिए हैं। दो क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। उसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु होती जाती है। कब? 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैसूर पे किसका अधिकार होता है? अंग्रेजों का। तो किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्या हुआ कि मैसूर को निगल गया, मैसूर को अपने अंदर कर लिया। उसके बाद किसका टारगेट था? आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध होगा। देखिए, पैरेलल युद्ध चल रहा था। जिस समय मैसूर का युद्ध चल रहा था उसी के दौरान देखिए कुछ ही समय पहले क्या हुआ कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 75 से 82 में। टाइम पीरियड, एक ही टाइम पीरियड में दो काम हो रहा है। तो क्या हुआ कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से लेकर 1782 तक लड़ा गया था। इस समय जो थे मराठा का जो पेशवा हुआ करते थे, मराठा का जो पेशवा थे सदाशिव सेकेंड। क्या नाम था उनका? सदाशिव सेकेंड। सदाशिव सेकेंड। सदाशिव सेकेंड के नेतृत्व में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल उस समय नहीं थे। उस समय क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। क्योंकि युद्ध लड़ा जा रहा है 1775 से 82 तक। और जब हम भारत के गवर्नर को और वायसराय को और बंगाल के गवर्नर को जब हम विभाजित करते हैं, कब से कब कौन पीरियड बना है, तो 1773 से लेकर 1833 ईस्वी तक किसका शासन रहा है? बंगाल का गवर्नर जनरल का। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही ये तीनों आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाएगा। उसके बाद जब 1833 आता है, 1833 के जब चार्टर आता है उसमें क्या होता है कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले था उसको क्या बना दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है, भारत का गवर्नर जनरल का जो पद है वो कब तक रहता है? 1858 तक रहता है। तो 1857 में जब क्रांति होती है उसके बाद जब 1858 का जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत क्या होता है कि भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना देता है? भारत का वायसराय। तो इसका पोस्ट कब से स्टार्ट हो गया? 1858 से लेकर और 1946 तक क्या रहेगा? भारत का वायसराय रहेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो किसके समय में लड़ा गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों की विजय हुई। अंग्रेजों का जो मकसद था, जो उनका जो टारगेट था कि अधिक से अधिक क्या करना? साम्राज्यवाद का विस्तार करना, अधिक से अधिक साम्राज्य को अपने अंदर कब्जा कर लेना। तो इसी के तहत ये युद्ध लड़ा गया था। उस समय मराठा शक्ति क्या हुआ कि आपस में ही फूट पड़ गया। तो धीरे धीरे मराठा की शक्ति जो हुई कमज़ोर पड़ने लगी। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उस पर आक्रमण किया। लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई और किसकी विजय हुई? मराठा की विजय होती है। किसमें? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा की विजय होती है। जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है, कब? 1803 से 1805 में। देखिए क्या परिस्थितियां बनी युद्ध की, उसका क्या परिणाम निकला और क्या क्या अंदर में कलेश चल रहा था, मराठा साम्राज्य के अंदर ही क्या कलेश चल रहा था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब मराठा साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो मराठा में हम देखेंगे शिवाजी के बारे में, पूरे हम डिटेल्स हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग को क्या डिस्कस करना है? सिर्फ टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन देखना है और हिस्ट्री को मतलब थोड़ा ओवरव्यू दिमाग में आ जाएगा एक बार कि पूरे हिस्ट्री में क्या क्या, कौन सा टाइमलाइन है, कहाँ पे क्या पढ़ना है। ये सब चीज़ अगर हमको समझ में आ जाएगा तो आसानी होगी पढ़ने में। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि उसके बाद होगा सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक। 1803 से 5 तक 2 साल तक युद्ध चला। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो मराठा के पेशवा हुआ करते थे वो बाजीराव सेकेंड। क्या नाम था उनका? बाजीराव सेकेंड। बाजीराव सेकेंड। बाजीराव जो थे सेकेंड, उनके अंदर में 2 युद्ध लड़ा गया था, सेकेंड और थर्ड जो मराठा युद्ध था वो किनके बीच लड़ा गया था? बाजीराव सेकेंड जो मराठा के उसमें पेशवा हुआ करते थे, और जो अंग्रेज का जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे उसमें बेलेजली। किसके समय में? बेलेजली के समय में लड़ा गया था, लॉर्ड बेलेजली के समय में सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। ये कब से कब तक लड़ा गया था? जो 1803 से लेकर 1805 तक, ये 2 साल युद्ध चला था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1817 से लेकर 18 और 18 के अंत तक चलता है और 19 में जाके संधि होती है। तो इसमें क्या होता है कि मराठा की
पूरी तरह से पराजित हो जाता है, मराठा पूरी तरह से पराजित होता है और मराठा पे किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो अंग्रेज का जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स, कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठा की हार हो गई और किसकी विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। तो एक युद्ध किसने जीता, मराठा ने, पहला वाला, और बाकी के 2 युद्ध किसने जीता, अंग्रेजों ने। देखिए अंग्रेज में क्या था कि एक सशक्त सेना हुआ करती थी और उसमें जो है नियम कानून जितना अच्छा से बनाया गया था, कंट्रोल करने वाला होता था, एक ग्रुप होता था। और इसमें क्या था कि नेतृत्व का कमी जो दिख रहा था, सभी में क्या होता, आपस में मेल नहीं थे। अगर एकजुट होकर लड़ते तो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच जो लड़ाई होता वो अच्छा लड़ाई चलता और मुकाबला का होता, उसमें मराठा इतनी बुरी तरह से पराजित नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टारगेट था अंग्रेज़ों का, वो क्या था, आंग्ल सिख युद्ध। 1845 से 46 तक पहला आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाएगा। पहला आंग्ल सिख युद्ध क्यों लड़ा गया, क्या परिस्थिति बनी, जब हम लोग पढ़ेंगे सिख साम्राज्य के बारे में, उसमें हम देखेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ जो अमृतसर की संधि की थी, तो उस संधि में क्या क्या नियम कानून बनाए गए थे, क्या था उसमें, किस नदी को अपना वो बॉर्डर लाइन बनाए थे, सभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि क्यों उल्लंघन किया गया, क्या परिस्थितियां बनी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होना पड़ा, लड़ना पड़ा। और उसके बाद क्या होता है, सिख जो होता है दोनों युद्ध में पराजित होते हैं, क्योंकि सिख का जो ये शासक हुआ करते थे 1845-46 में। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध जो है वो अंग्रेज और सिखों के बीच लड़ा गया था। सिख का जो उसमें महाराजा हुआ करते थे, महाराजा दिलीप सिंह, क्या थे, महाराजा दिलीप सिंह। और अंग्रेज का जो यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हम बात करें, क्योंकि देखिए ये 1833 से स्टार्ट होता है भारत का गवर्नर जनरल और कहाँ तक चलता है, 1858 तक। तो इसी के बीच में ये आता है, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ। किसके समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो लॉर्ड हार्डिंग और महाराजा दिलीप सिंह के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दिलीप सिंह की पराजय हुई, दिलीप सिंह हार जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजों की विजय होता है, किस तरह से संधि होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फिर ऐसा परिस्थिति बनता है कि द्वितीय सिख युद्ध करना पड़ता है। जब हम लोग सिख के बारे में पढ़ेंगे, सिख साम्राज्य के बारे में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से महाराजा रणजीत सिंह ने जो समझौता किया था अमृतसर के, उसमें क्या क्या संधि के बीच जो पॉइंट बनाया गया था, क्या क्या उसमें पॉइंट था, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जब सिख साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। सेकेंड युद्ध जो है वो महाराजा दिलीप सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। सेकेंड जो युद्ध है किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, दिलीप सिंह के। ये सेकेंड युद्ध जो है 1848 से 1849 में सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज का जो गवर्नर था उस समय लॉर्ड डलहौजी, कौन था, लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था। तो उसके नेतृत्व में ये लड़ा गया था, कौन, आंग्ल सिख युद्ध। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से किस पे अधिकार कर लिया, सिख साम्राज्य पे अधिकार कर लिया। और उसके बाद से अंग्रेजों का पूरा अधिकार किस पे हो गया, मैसूर पे, मराठा पे, सिख पे, ये तीनों का अधिकार पूरी तरह से कर लिया और भारत पे उसका कब्जा हो गया पूरी तरह से। तो देखिए ये 3 साम्राज्य जो था वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था उस समय, और तीनों को एक एक करके अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। जैसे हो, जिस नीति के तहत हो उस नीति के तहत वो क्या किया, तीनों को पराजित किया। अब हम लोग देखेंगे कि 1853 में उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। किन के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ कि बॉम्बे से थाने तक रेल चलाया गया था। भारत में रेलवे का जो सबसे पहला जो ट्रैक बिछाया गया था वो बॉम्बे से थाने तक लगभग कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर का जो दूरी था उसको तय करने के लिए वो रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। ये 16 अप्रैल को रेलवे दिवस भी मनाया जाता है हमारे यहाँ। और उसी दिन क्या हुआ था, ये रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, कहाँ से, मुंबई से थाने तक। देखिए मुंबई बम्बई इसका नाम जो है समय समय पर बदलते रहा है। तो ये किसके समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1857। इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए रेलवे का विकास
अंग्रेजों ने भारतीयों को बोलता था कि हम आपके सभ्यता को विकसित कर रहे हैं, मतलब आप जो असभ्य लोग हैं आपको हम क्या कर रहे हैं, एक इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, मतलब आपका जो डेवलपमेंट का काम है वो हम कर रहे हैं, आपको आने जाने में आसानी होगी, रेलवे बिछा दिया जाता है, अगर रेल चलेगी तो आप जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। लेकिन देखिए भारतीयों को ये पता था कि अंग्रेज लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, वो खुद के लिए करते हैं। अब बात भी यही था, सच था यही कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उनको ज़रूरत थी माल ढुलाई करने के एक जगह से दूसरे जगह। जैसे मान लीजिए कि उस समय क्या होता है कि किसी जंगल में लकड़ी काटा गया और लकड़ी को किसी दूसरे जगह ले जाना है, तो अगर बाय रोड से जाना है तो बहुत टाइम लग जाता था। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, रेलवे का जो यहाँ पे स्थापना किया और उसके बाद रेलवे ट्रैक बिछाया गया एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने के लिए सामान को, और बहुत कम समय में वो ले जाया जाता था। तो उस समय को बचाने के लिए क्या हुआ कि रेलवे का ट्रैक जो है भारत में बिछाया गया था। तो सच बात यही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 1857 की क्रांति। देखिए अपने आप में 1857 क्रांति एक चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ, क्या कारण था उसका, और नेतृत्व की कमी थी कि क्या कमी थी, क्या क्या उसमें कौन से एरिया से कौन लड़े थे, किसके नेतृत्व में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिटेल से जब हम लोग 1857 की क्रांति देखेंगे तो उसमें हम पूरा कवर करेंगे। अब अभी हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1857 में सिर्फ हम टाइमलाइन देखेंगे कि 1857 क्रांति कब हुई और कब से स्टार्ट हुई। तो 10 मई 1857 से मेरठ से, कहाँ से, मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। और क्या होता है कि 1857 की क्रांति नेतृत्व की कमी के कारण, मतलब जितने भी शासक लड़ रहे थे उस सभी में एकता नहीं था, सभी अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे। अगर एक होकर लड़ते तो उसका परिणाम कुछ और हमको देखने को मिलता, लेकिन पूरी तरह से असफल नहीं रही। लोगों का कहना है कि 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन ये पूरी तरह से असफल नहीं रही, इसका भी असर पड़ा। ये असर जो है इंग्लैंड तक देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है, 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। तो भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया कि अब जो है भारत का शासन कंपनी के हाथों में नहीं रहेगा। कंपनी के हाथ से ये कहाँ चला गया, ब्रिटेन के सरकार के, ब्रिटेन की महारानी के अंदर भी क्या चला गया, भारत का शासन। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के दौरान जो भारत का शासन है अब कंपनी के हाथों से लेकर किसके हाथों में दे दिया गया, ब्रिटेन की महारानी के अंडर में दे दिया गया। तो ये 1858 के भारत शासन अधिनियम में होता है। और क्या किया गया 1858 में कि भारत का जो वायसराय बनाया गया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है उसको हटा करके क्या बनाया गया, वायसराय का पोस्ट दिया गया। तो ये किस अधिनियम में किया गया, 1858 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 1861। 1861 का जो काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, उसमें क्या किया जाता है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद था, वायसराय की, देखिए वायसराय के काम को आसान करने के लिए, सहायता देने के लिए एक परिषद बनाई जाती थी। उसमें क्या होता था कि भारतीयों की संख्या पहले कम थी, लेकिन जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट आता है तो उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाता है और उस समय के जो नियम कानून बनेंगे उसमें भारतीय भी निर्णय ले सकेंगे। ऐसा प्रावधान किया गया कब, 1861 के भारत शासन अधिनियम में। देखिए अब थोड़ा था इसलिए मतलब भारतीयों को शामिल किया जा रहा है कि क्या हुआ कि अंग्रेजों को पता चल गया था कि भारतीय जो है अब जागरूक होने लगे हैं धीरे धीरे। जो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसको देखते हुए थोड़ा सा छूट दिया गया, किसके, भारतीयों को छूट दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या हुआ कि 1861 ईस्वी में, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही ये क्या आया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया था। कि इसमें क्या हुआ था कि इसी के तहत भारत में क्या हुआ कि जितने भी पुराने जगह थे जहाँ से हड़प्पा की सभ्यता की खोज होगी आगे 1921-22 में, और जो पुरानी स्थल की खोज होती है वो इसी सर्वे ऑफ इंडिया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसी के तहत क्या होता है कि भारत के पुरातत्व जगह की खोज की जाती है। और वहाँ से हम देखेंगे किस तरह से कनिंघम बनेंगे, इनका जो हेड है वो बनेंगे, उनके नेतृत्व में कुछ दिनों तक खुदाई चलेगी। उसके बाद देखेंगे जॉन मार्शल आएंगे। तो जब हम 1861 के भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स हम देखेंगे कि क्या क्या एक्ट में क्या क्या पॉइंट था। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, टाइमलाइन देख रहे हैं और उसके साथ 2-3 पॉइंट भी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। तो उसी के साथ क्या हुआ था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया था कब, 1861 में। इसमें कहा गया था कि जो भारत का जो हेड होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से अभी डीएम लोग बनते हैं, डीएम बनते हैं, उसी तरह से सभी प्रांत के जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें आईसीएस की नियुक्ति की जाएगी। किसकी, आईसीएस,
इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के तहत ICS का एग्ज़ाम होगा कहाँ पे, ब्रिटेन में। ब्रिटेन वहाँ से जो बन के आएंगे ICS, वो क्या करेंगे, शासन करेंगे। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाएगा वो भाग को वो शासन करेंगे। तो 2 साल के बाद 1863 में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके बड़े भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे भारत के प्रथम ICS अधिकारी बन के कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में वो एग्ज़ाम पास किए थे, किसका, ICS का एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद वो पास करके और 2 ही साल के बाद देखिए 1861 में इसकी स्थापना होती है, और उसके नेक्स्ट 2 साल बाद 1863 में उन्होंने क्या कर लिया, ICS की एग्ज़ाम पास करके वो भारत के प्रथम ICS अधिकारी बने। कौन, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 1905 भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा समय था, जिसमें क्या हुआ कि बंगाल का एरिया उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। अभी का जो प्रेजेंट का हम देखेंगे तो बंगाल जो है थोड़ा बांग्लादेश का भी इलाका था, और जो बिहार का भी है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये सभी एरिया उसमें बंगाल में हुआ करते थे। उस समय उसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में इतना बड़ा एरिया था, तो अंग्रेज़ों का कहना था कि हम एरिया को इसलिए हम बांट रहे हैं ताकि हम उस पर शासन जो है अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन उन्होंने बांटा किस में, हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया। मतलब हिंदू को बोला एक साइड चले जाओ, मुस्लिम को बोला एक साइड चले जाओ। लेकिन भारतीयों को ये पसंद नहीं आया। भारतीयों ने कहा कि नहीं, अगर बांटना ही है तो आप मिक्स होकर बांटिए। अगर आप बांटना ही चाहते हैं तो मिक्स होकर बांटिए, कि मिक्स रहेगी जनता सभी साइड, मतलब उधर भी हिंदू मुस्लिम रहेगा, इधर भी हिंदू मुस्लिम रहेगा। तो ऐसा नहीं हुआ। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, तो इसी को हम बोलते हैं बंगाल विभाजन। लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय, लॉर्ड कर्जन। इसमें के कौन वाइसराय थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन होता है 1905 ईस्वी में। इसी के बाद क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है। भारत को बांटने की कोशिश किया गया। जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो उभर रही थी बंगाल इलाका में, उसको तोड़ने का और हिंदू मुस्लिम में एकता को भंग करने की कोशिश की गई। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन हुआ। फिर 1911 में हम देखेंगे, फिर बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और बंगाल से राजधानी को कहाँ ले जाएगा, दिल्ली। वो भी हम देखेंगे। आप देखते हैं 1906, देखिए जो 1905 में भारतीयों के अंदर जो फूट डालने का बीज बोया गया था, क्या बोया गया था, बीज। तो बीज वहाँ पे एक पौधा हमको देखने को मिल गया। पौधा क्या था, 1906 में। अगले साल ही एक पौधा देखने को मिल गया कि 1906 में अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों से कहा कि आप क्या बनाइए, एक अपना संगठन बनाइए। पहले हम लोग देख चुके थे कि कांग्रेस ने एक संगठन बनाया था 1885 में। तो मुस्लिमों को ये बताया गया कि जो कांग्रेस संगठन है वो हिंदुओं का संगठन है, आप भी क्या बनाइए, एक संगठन बनाइए। तो मुस्लिम लोग क्या हुए, अंग्रेज़ों के बातों में आ गए। देखिए पाकिस्तान का बीज यहाँ बोया जाता है। भारत के राष्ट्रीय एकता में, भारत के जो एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता का बीज कहाँ पे बोया गया था, एकता भंग करने का 1905 में। पौधा कहाँ देखने को मिला, 1906 में। अब पाकिस्तान का बीज कहाँ बोया जाएगा, 1906 में। अगर 1906 में मुस्लिम लीग नहीं बनती तो आज हमको पाकिस्तान नया देश नहीं देखने को मिलता, और इतना जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है ये सब भी हमको देखने को नहीं मिलता। अभी जो हमारा जवान इतना शहीद हो रहे हैं ये सब भी हमको देखने को नहीं मिलता है। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो स्थापना आगा खां के द्वारा कहाँ किया गया था, बांग्लादेश के जो राजधानी अभी है ढाका, वहाँ पे ढाका में ये किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से जिन्ना का प्रवेश होता है। जिन्ना के प्रवेश के बाद मुस्लिम लीग, और हम देखेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या था, दोनों एक हो जाता है। क्योंकि मुस्लिम को भी और हिंदू को भी लगता था अगर हम अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते हैं तो हम लोग को क्या होगा, एक रहना पड़ेगा, तो ये जिन्ना ने भी बताया और बाल गंगाधर तिलक ने भी ये बताया। तब हम देखते हैं नेक्स्ट 1907 का सूरत अधिवेशन। देखिए एक पौधा यहाँ देखने को मिला और दूसरा पौधा इतना यहाँ 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर ही 2 गुटों में बट गया। कांग्रेस के मतलब जो थॉट विचारक थे वो 2 भागों में इसलिए बट गए कि दोनों का विचार अलग अलग थे। एक था कि नॉर्मल विचार के रखते थे जिसको हम बोलते हैं नरम दल, एक थोड़ा उग्र टाइप के थे जो यंग थे, जिसमें आते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों जो थे लाल बाल पाल
लाल बाल पाल, ये तीनों जो थे वो गरम दल के नेता हुआ करते थे। और जो दूसरे साइड हम बात करते हैं उसमें आ जाएंगे रास बिहारी बोस आ जाएंगे और मेहता जी आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे वो आ जाएंगे। और जितने भी गोपाल कृष्ण गोखले हुए, जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे उसमें कांग्रेस में, वो सभी किस में आ जाएंगे? नरम दल। उस समय किस में आएगा? नरम। दादा भाई नौरोजी हो गए, तो ये सब किस में आ जाएंगे? नरम दल। और दूसरा जो गरम दल था, जो उसमें यंग टाइप के जो आदमी थे, वो किस में आ जाएंगे? गरम दल में। तो क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया। किस अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष के द्वारा सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। सूरत कहाँ पे? गुजरात में है। तो यहीं पे ये अध्यक्षता हुआ था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसके तहत क्या हुआ था कि भारतीयों को ऐसा एक नियम थोपा गया था जिसको हम बोलते हैं काला कानून। क्या बोलते हैं? काला कानून। बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में डाल दिया जाता था। ये बहुत ही मतलब दुर्भावनापूर्ण व्यवहार था। मतलब बहुत ही गलत तरीके से क्या होता था कि भारतीयों के साथ पेश किया जाता था। और क्या होता था कि अपना वकील भी नहीं रख सकता है कोई, वकील भी रहेगा अंग्रेज रहेगा। तो ये सब बहुत दिक्कतें थी उसमें मार्ले मिंटो सुधार। हम एक अलग ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे 1919 में कैसे होगा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें देखेंगे 1919 में, फिर देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे कैसे हुआ। पूरी घटना को हम लोग डिस्कस करेंगे। कब? जब हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पूरा डिटेल से देखेंगे, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अभी सिर्फ टाइमलाइन देखना है कि कब घटना कब घटी थी। तो 1909 में कौन आया था? मार्ले मिंटो। देखिए क्या हुआ कि 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें एक पोस्ट का सृजन किया गया जिसका नाम था राज्य सचिव। क्या था? राज्य सचिव। राज्य सचिव बनाया गया था। राज्य सचिव जो थे ये कहाँ रहते थे? ब्रिटेन के संसद में बैठते थे। ये भारत का प्रतिनिधित्व करते थे और भारत के बारे में क्या नियम कानून होना चाहिए उस पर ये विचार करते थे। तो देखिए मार्ले क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे। और मिंटो क्या थे? भारत के वायसराय थे। तो मिंटो, तो इस दोनों ने मिलकर एक नियम लाया था जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसे काला कानून भी कहा जाता है। तो जब हम मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे क्या क्या उसमें कानून में क्या किया थी, भारतीयों ने किस तरह उसका विरोध किया, ये सभी लोग हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट रहता है 1915। देखिए यहाँ से क्या होगा? भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आएगा। नया मोड़ इसलिए आएगा क्योंकि किसका आगमन होने जा रहा है? गांधी जी का। इससे पहले गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका में। 1893 में गए थे और कब आ रहे हैं? 1915 में भारत आ रहे हैं। गांधी जी का आगमन जो होता है 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन होता है। आगमन होने के बाद क्या होता है? गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोखले ने इनको सजेशन देते हैं कि आप जो है 1-2 साल पहले भारत की स्थिति को जानिए, घूमिए, देखिए भारतीय जनता की क्या परेशानी है। उसके बाद आप जो करना होगा आप डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको आंदोलन करना है आप करिएगा। तो ठीक है, तो महात्मा गांधी आते हैं। उसके बाद घूम के देखते हैं जिस तरह से उनको बोला गया था। इसलिए हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में हम मानते हैं। तो 1915 में महात्मा गांधी का आगमन हो गया, ये हम देख लिए। यहाँ से क्या होगा? भारतीय राजनीति में मतलब स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जो सत्य और अहिंसा की नीति है उसको कौन अपनाएंगे? महात्मा गांधी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था जिसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि अगर हमको अंग्रेज़ों से मुकाबला करना है तो हम लोग को क्या हुआ? मिल के रहना पड़ेगा। एक व्यक्ति थी जिसका नाम था एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी भारत। कहाँ से आई थी? आयरलैंड से। तो उन्होंने समझौता करवाया किसको? कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को। क्या हुआ? समझौता करवाया कि आप लोग मिल के एक बार लड़िए, साथ में दोनों मिल के लड़िए, तब आप क्या कर सकते हैं? मुकाबला कर सकते हैं अंग्रेज़ों का। तो इसमें क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन में जो अंबिका चरण मजूमदार हैं वो लखनऊ अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे उस समय। और लखनऊ अधिवेशन हुआ उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। कौन सा? होम रूल आंदोलन चलाया गया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत कि
ये पुणे में चलाया गया था। पुणे की जनता को मतलब जागरूक करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया गया कि जागरूक करने के लिए, कि राष्ट्रवाद की भावना उसमें पैदा करने के लिए संगठन बनाया गया था। तो लखनऊ अधिवेशन आज हम लोग देख लिए कि लखनऊ अधिवेशन में किस तरह से कांग्रेस का और जो मुस्लिम लीग था उसका, दोनों का मिलन होता है, एक बार साथ मिलकर लड़ने का प्रयास किया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद 1919 के हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1919 में देखेंगे किस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बारे में हम लोग 1947 तक देखेंगे। थोड़ा कोरोना काल के बारे में भी बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगभग पूरे इतिहास के टाइमलाइन को कवर कर चुके होंगे। और फिर हम देखेंगे एंशियंट भारत से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भारत को अब एक एक पॉइंट हमको डील करना है, एक एक टॉपिक को उठा के वहाँ से हमको डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।